नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में अपनी चर्चा स्टार्ट की थी। तो आज के लेक्चर में हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का टॉपिक कंप्लीट करना है। एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों ये फ्री वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सुझाव, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने 4 या 5 रूल्स उनके समझ भी लिए थे। अब अगला नियम हमारे पास है, ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर पर्सन्स। ईच जो प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आप कब और कहां इस्तेमाल करते हैं? 2 और मोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू बोथ, कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उन दोनों की तरफ ही इशारा करना है। ठीक है, दोनों की तरफ इंडिविजुअल सेंस में इशारा करना है दोस्तों। ये मत सोच लेना कि सर वो प्लूरल हो गया, दो के बारे में बात हो रही है। दोनों की तरफ आप इंडिविजुअल सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, कि 2 विद्यार्थी हैं और दोनों के ही दोनों। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि दोनों विद्यार्थी क्या हैं? ईमानदार हैं। तो हर एक, अब दोस्तों इस बात को कहने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। एक तरीका तो यह है कि जी दोनों विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो अब तो बात हो गई प्लूरल। अगर हम ये कहें कि सर 2 विद्यार्थियों में से हर एक ईमानदार है, तो अब बात सिंगुलर की हो रही है। यही चीज का हमें यहां पर ध्यान रखना है कि देखने में तो आपको सर लगेगा कि सर प्लूरल की बात हो रही है, 2 स्टूडेंट्स, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज, ईच का इस्तेमाल। जब ईच या आइदर या नाइदर का इस्तेमाल कर लेते हैं आप, तो बात सिंगुलर की तरफ चली जाती है। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, ईमानदार था। ठीक है, अगर आप ये कह देते हैं ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि आप 2 के बारे में बात कीजिए, 2 से ज्यादा के बारे में बात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक, हर एक। अब क्योंकि बात हर एक के लिए हो रही है, इंडिविजुअली एक एक, तो इसीलिए आप वर्ब या प्रोनाउन कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। वाज का इस्तेमाल हुआ है ना, क्योंकि आप सिंगुलर मान रहे हैं ईच को। ईच जो प्रोनाउन है, ये जब कभी इस्तेमाल हो जाएगी तो इसके आगे फिर आपको वर्ब और कोई और प्रोनाउन अगर इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वो हमें सिंगुलर सेंस की ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। आइदर, ईच के बारे में हमने समझ लिया, अब बात करते हैं आइदर की। आइदर इज यूज टू रेफर टू एनी वन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स। अगर आपके पास 2 लोग हैं या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, दोनों के ही बारे में बात हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर हम केवल पर्सन्स के लिए ही ईच का, आइदर का या नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए आप इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं, उनमें से किसी एक के बारे में अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं। सर अगर दोनों के बारे में बात करनी हो तो भैया ये है ना, दोनों के लिए अगर बात करनी है तो ईच है। दोनों में से किसी एक के लिए बात करनी है तो आइदर है। सर दोनों में से किसी के लिए नहीं करनी है तो नाइदर का इस्तेमाल कर लो, वो आ रहा है पीछे पीछे। ठीक है, तो आइदर का इस्तेमाल आप कहां करते हैं? टू रेफर टू एनी वन। एनी वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 पर्सन्स हैं, उनमें से किसी एक की तरफ इशारा करना है तो सर हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे। और एक जरूरी बात, आइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स। अगर 2 से ज्यादा हो जाएं तो फिर सर आइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां क्या इस्तेमाल करेंगे? एनी या एनी वन का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। आपके पास सपोज 2 पेन है। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि जी पता नहीं कौन सा रेड है, लेकिन कोई भी एक तो जरूर रेड है। दोनों में से एक पेन रेड है, दोनों में से एक, सिंगुलर की बात हो गई ना। तो इसीलिए आप जब आइदर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब और आगे की प्रोनाउन कैसी आएंगी? सिंगुलर आएंगी। ठीक है, आइदर ऑफ दीज 3 अगर कर देंगे कि इन तीनों में से कोई एक रेड है, तो गलत हो जाएगा। 2 से आगे जैसे गाड़ी निकल गई, 3 या 4 या 10 या 100,
तो फिर आप आइदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइदर और नाइदर की कहानी केवल दो के लिए ही होगी। ईच आप कितनों के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आइदर और नाइदर केवल आप दो में से एक के लिए या दो में से कोई नहीं के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर सर दो से ज्यादा हो गए और हमें कहना है कि इनमें से कोई एक, तो वहां पर आप एनी या एनी वन का इस्तेमाल करोगे। एनी और एनी वन ऑफ दीज थ्री बॉयज, इन तीन लड़कों में से कोई एक कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को हल कर सकता है। सिंगुलर की ही बात चलेगी दोस्तों, बेशक तीन हो गए चाहे 10 हो जाएं। एनी या एनी वन का मतलब है कि इनमें से कोई एक, इनमें से कोई भी इस सवाल को हल कर सकता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए, इसी तरीके से जो बात मैंने बताई थी कि अब नहीं की बात, नेगेटिव वाली, नाइदर का इस्तेमाल। नाइदर इज यूज टू रेफर टू नन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। आपके पास दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट्स हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, तो आप फिर नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके साथ भी इंपॉर्टेंट क्या है, इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। अगर दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, पांच हो गए, 10 हो गए, 100 हो गए, और उनमें से कोई भी नहीं, तो आप फिर नाइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। तब आपको क्या करना पड़ेगा, नन या नो वन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। बात हो रही है, सामने दो लड़कियां बैठी हैं कि जी इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है, फुर्तीली नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। दीज टू गर्ल्स प्लूरल देख करके अचंभित मत हो जाना, नाइदर का मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं, सिंगुलर की ही बात हो रही है। इज एक्टिव सिंगुलर वर्ब ली जाएगी, और अगर आगे एक सेंटेंस में कोई प्रोनाउन लेनी पड़ती तो उसे भी आप सिंगुलर ही लेते। ठीक है, हाँ, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, दो की बात हो रही है तो नन नहीं लेना है, नाइदर लेना है। दो से ज्यादा जैसे ही होंगे, तीन हो जाएं या उससे ज्यादा हो, तब आप नन का इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ दीज टू, नन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, या नन ऑफ दीज गर्ल्स कितनी भी हो, तो उसके लिए फिर आप नन का इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स इज एक्टिव, या नन ऑफ दीज 10 गर्ल्स इज एक्टिव। नन का इस्तेमाल केवल दो से ऊपर वालों के लिए होगा। दो पुरुष, दो पर्सन्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से आपको स्पेसिफाई करना है कि कोई भी नहीं, तो आप नाइदर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर ये केवल दो में से स्पेसिफाई करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही बात आगे बढ़ेगी तीन या तीन से ज्यादा, तो आइदर वाले केस में एनी या एनी वन का इस्तेमाल होगा, नाइदर वाले केस में नन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ईच आप दो या ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ये तीनों ही विल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। जैसे अब दोस्तों देखिए बात चेंज हो गई है, पहले तक बात हुई थी ईच, आइदर या नाइदर की, अब बात हो रही है ईच ऑफ या मतलब ईच, आइदर या नाइदर के साथ में आपने ऑफ लिया, और इसके साथ में नाउन कौन सी इस्तेमाल होगी, वर्ब या प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है, नाउन की बात। नाउन यानी कि ये चीज, ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉय कहना गलत हो जाएगा अगर आप ये कह देते हैं कि सर ईच ऑफ द बॉय, तो ये टोटली रॉन्ग है। ईच ऑफ द बॉयज कहना पड़ेगा, आपको नाउन जो है वो प्लूरल लेनी पड़ेगी। नाउन, वर्ब या प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है, वर्ब तो यहां पर दोस्तों सिंगुलर ही चलेंगी। ईच, आइदर या नाइदर की जो भी कहानी है वो सिंगुलर होती है, उसके साथ में वर्ब आपको सिंगुलर ही लेनी है। लेकिन अगर आप नाउन की बात करें तो ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि बहुत सारों में से छांटना है ना आपको। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव की कहानी तो इसी बात पे चल रही है कि बहुत सारों में से आपको हर एक ईच, दो में से कोई एक आइदर, बहुत सारों में से कोई एक एनीवन, दो में से कोई भी नहीं नाइदर, बहुत सारों में से कोई भी नहीं तो नन। तो इन सब के साथ में जो
नाउन इस्तेमाल होगी वो प्लूरल लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लियर। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। अब देखिए वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आएगी। अगर आप यहां पर बॉय का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंगुलर नाउन ले लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाउन प्लूरल रहेगी, वर्ब या आगे कोई प्रोनाउन अगर ले रहे हैं तो वो सिंगुलर रहेंगी। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखना इस बात का, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप नाउन प्लूरल कह रहे हैं और वर्ब सिंगुलर कह रहे हैं। दोस्तों ये जो पूरा एक फ्रेज है ईच ऑफ द बॉयज, अब इसको टोटलिटी में देखिए। ईच ऑफ द बॉयज यानी कि उन सारे लड़कों में से हर एक, यानी एक की बात हो रही है, उसके लिए वर्ब लगाइए, सिंगुलर आएगी। उसके लिए कोई आगे प्रोनाउन लगाइए, सिंगुलर आएगी। हां, जब बात हो रही है ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ के बाद में आपने जो नाउन लगाई बॉयज, ये हमेशा प्लूरल रहेगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में जो नाउन लगेगी वो हमेशा दोस्तों प्लूरल लगेगी। ठीक है, तभी तो जब ज्यादा होंगे तभी तो आप किसी को छांट पाएंगे। जब होगा ही एक तो उसमें से छांटने की कहां से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ईच शब्द का अगर आपने क्या किया, इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, तो ईच विल बी प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको ईच रखना पड़ेगा। अगर आप ईच शब्द को सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच, हम सब ने अपनी भरसक कोशिश की मैच जीतने के लिए। हम सब ने, वी ईच यानी कि हम जितने लोग थे उसमें से हर एक ने, वी ईच, तो ईच जो शब्द है ये हमारे लिए इस्तेमाल हुआ ना, जो लोग बात कह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ईच शब्द को क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, ट्राई। मेन वर्ब क्या है, ट्राई। हम सब ने पूरी कोशिश की, टू विन द मैच। अगर आप ये कर देते कि ट्राई को पहले ले आएं और ईच को बाद में ले जाएं तो वो गलत हो जाएगा। मेन वर्ब से पहले रखना है, वी ईच ट्राइड। ठीक है, अगर आप ईच शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको फिर उसे मेन वर्ब से पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा नियम, इफ ईच इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के लिए ही आप ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ईच विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब। अब दोस्तों देखिए कहानी क्या है कि सेंटेंस में कई बार मतलब एक से ज्यादा वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। एक होती है आपकी मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आपको काम बताती है कि वो काम एक्चुअली क्या हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको कई बार टेंस या मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, उसमें आपकी ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब टेंस बता देती हैं कि कौन सा काम अब हो रहा है, कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम हुआ था या कौन सा काम होगा। ठीक है, इनकी मदद से आपको टेंस की जानकारी मिलती है। कई बार मोड के लिए कि किस मोड में एक्शन हो रहा है, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, इनसे क्या पता चलता है कि कर सकता है, करना चाहिए, कर सकता था, तो मोड पता चल रहा है। इनके बारे में वर्ब के चैप्टर में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। इतना जान लीजिए कि मेन वर्ब के साथ में कई बार सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी शब्द का मतलब ही है जो मेन ना हो, जो साइड हो। जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, एक तो मेन हीरो होता है, एक उसका साइड हीरो होता है जो उसके साथ में कुछ कॉमेडी करता रहेगा, कभी कभी उसका हाथ बटाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सेंटेंस में मेन हीरो कौन है, वर्ब, मेन वर्ब जो मेन एक्शन को बता रही है। उसके साथ में एक वर्ब और आएगी जो उसके टेंस को या उसके मूड को बताएगी। ठीक है, उसे आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर आपने ईच का इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के लिए, तो जो ईच शब्द है वो मेन वर्ब से भी पहले होना चाहिए और ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स तकरीबन तकरीबन एक ही हैं कि आपको मेन और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ईच शब्द को रखना है। जैसे वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम। अब दोस्तों देखिए, मेन वर्ब क्या है, एडवाइज करना, एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। हमने एक लड़के को
ये सलाह दी कि भाई मेहनत करो, ठीक है। तो मेन काम क्या हुआ, सलाह देने का। और आपने इसके साथ में अब एक चीज और जोड़ दी, हैव एडवाइज्ड, यानी कि सलाह दे चुके हैं। इससे आपने क्या बताया, अब ये जो ऑक्सिलरी है, साइड हीरो है, इससे क्या पता चल रहा है कि सलाह देने का जो काम है वो हो चुका है। वी हैव एडवाइज्ड हिम, हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे पहले इस्तेमाल करना है आपको ईच क्यों, ठीक है। जो ईच आपने सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, वी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम सब ने, वी ईच यानी कि हम में से हर एक ने उसको एडवाइस कर दिया है, कर चुके हैं। मेन काम एडवाइस करने का, और साइड ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जो ये बता रही है कि ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको ईच का इस्तेमाल मेन वर्ब से भी पहले करना है और ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले करना है, ठीक है। क्लियर है कहानी। ऐसा मत कर देना कि ईच को आप ऑक्सिलरी के बाद लगा लो और मेन के पहले लगा दिया, सर गलत हो जाएगा। चाहे मेन वर्ब है चाहे ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों से पहले लगाना है ईच को, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज ए फ्रेज आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बाद में एक फ्रेज है, यानी कि शब्द समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, देन ईच विल बी प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तब आप ईच को ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, देखिए, आई गेव देम ईच सम मनी, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को, आई गेव देम, मैंने उन्हें दिया, देने वाला कौन है, मैं, किसको दिया गया, उनको, देम, क्या काम हो रहा है, पैसे देने का काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, किसको दिया गया, इनको दिया गया, और क्या दिया गया, सम मनी, कुछ पैसा दिया गया। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, किसको दे रहे हो आप, देम को, उन लोगों को, तो उनके लिए ये फ्रेज बन गया ना, सम मनी, कुछ पैसा, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट के लिए कोई फ्रेज इस्तेमाल किया है, तो ईच जो शब्द है उसे आपको कहां रखना है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में। अब पिछले वाले सेंटेंस से दोस्तों कंफ्यूज मत कर जाना कि सर पिछले वाले में तो आप कह रहे थे कि जी मेन वर्ब से पहले रखना है, तो गेव से पहले लगा दीजिए। वहां पर ईच सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, जो लोगों ने काम किया उनके लिए था। वी ईच, हम सब ने उसको सलाह दी, तो ईच करने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब यहां क्या हो रहा है, ईच इस्तेमाल हो रहा है जिनके ऊपर काम किया गया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए ईच इस्तेमाल हो रहा है, और ऑब्जेक्ट के साथ में ही एक फ्रेज भी जुड़ा हुआ है, भाई उनको क्या दिया, कुछ पैसा दिया। तो ईच कहां पर लगेगा, ऑब्जेक्ट और फ्रेज के बीच में, ठीक है। आई गेव देम ईच सम मनी, मैंने उनमें से हर एक को कुछ कुछ पैसा दिया। आई गेव देम ईच सम मनी, उनमें से हर एक को कुछ कुछ पैसा दिया, ठीक है। अगर आप ईच को देम से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। शी सेंट अस ईच ए गिफ्ट, उसने हम सब के लिए, हम में से हर एक के लिए एक गिफ्ट भेजा, किसी महिला ने, ठीक है। काम किसने किया, उस महिला ने, तो शी तो हो गया सब्जेक्ट। और काम क्या हुआ है, सेंट यानी भेजना, क्या भेजा, गिफ्ट भेजा, किसके लिए, हमारे लिए। शी सेंट अस, ऑब्जेक्ट क्या हुई है दोस्तों, हम, भाई गिफ्ट मिला किसको, हमको, हम में से हर एक को। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में इस्तेमाल होगा ईच का। और ये जो गिफ्ट है ये फ्रेज है किसके लिए, अस के लिए, ऑब्जेक्ट, भाई हमें गिफ्ट मिला ना, तो ये फ्रेज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ईच को आप ऑब्जेक्ट और उसके लिए लगे हुए फ्रेज उनके बीच में लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। बहुत ध्यान देना है, यही चीज मैं बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये एरर स्पॉटिंग में एग्जाम में आती हैं। एसएससी ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा सिंपल सा देगी कि भाई यहां पर प्रोनाउन पहचानिए। प्रोनाउन कैसे कैसे इस्तेमाल होनी है, किस जगह पर इस्तेमाल होनी है, ये पूछा जाएगा। भाई आपको 4600 ग्रेड पे की नौकरी वो दे रहे हैं, तो आपसे मेहनत तो मांगेंगे,
और मेहनत इसी तरह की मांगी जाएगी कि आप डिटेल से पढ़िए एक एक चीज को, कि कहां पर आपको ईच का इस्तेमाल करना है। ईच का इस्तेमाल करना है तो वो सेंटेंस में किस जगह लगना चाहिए, ये एक एक नियम आपको पता होना चाहिए। तभी दोस्तों आप इंग्लिश का जो पेपर है उसे क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि सर प्रोनाउन की बेसिक जो जानकारी है कि हाँ जी एनी वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, और ये 5-6 प्रोनाउन होती हैं, आई माई मी वी अवर अवर सेल्व्स, शी हर ही हिज हिमसेल्फ, इन सब से दोस्तों काम नहीं चलेगा। ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। अगर इतना ही बेसिक नॉलेज एसएससी पूछेगी तो फिर तो सारे बच्चे कट ऑफ पार कर जाएंगे। दे वांट द बेस्ट, उन्हें आप में से क्रीम चाहिए, मलाई चाहिए। और मलाई कौन है? जिसके अंदर दम होगा। वो दम आपको यहां से मिलेगा कि आपको हर एक नियम की बारीकी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां नियम, इफ देर इज नो फ्रेज आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद में कोई फ्रेज नहीं है तब क्या होगा सर? तब ईच विल नॉट बी यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ईच को आप ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही लाइक्स देम ईच, वो उनमें से हर एक को पसंद करता है। हिंदी में तो सेंटेंस ठीक है कि वो उनमें से हर एक को पसंद करता है, लेकिन इस तरीके से बनाना गलत हो जाएगा। ही लाइक्स देम ईच गलत है। क्या कहेंगे आप? ही लाइक्स ईच ऑफ देम, वो उनमें से हर एक को पसंद करता है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझिएगा, ही लाइक्स देम ईच, यहां पर असल ऑब्जेक्ट क्या है? वो उनमें से हर एक को पसंद करता है। उनमें से हर एक को, वो जो एक हर एक, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले लेकर के आइए। ही लाइक्स ईच ऑफ देम, ही लाइक्स देम, वो उनको पसंद करता है हर एक, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नियम हमारे लिए क्या कहता है कि अगर आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ में कोई फ्रेज नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको फिर ईच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के बाद में नहीं करना है, ऑब्जेक्ट से पहले करना है। और ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे तो कैसे करना होगा? ही लाइक्स ईच ऑफ देम। ठीक है, ही लाइक्स ईच ऑफ देम। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए ईच का इस्तेमाल हो रहा है तो कहां पर लगाया जाएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए ईच का इस्तेमाल हो रहा है तब कहां पर लगाया जाएगा, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज है ही नहीं तब कहां पर ईच को प्लेस करना है। ठीक है, क्लियर? इन्हीं बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। इन बातों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप एक एक चीज को फंडामेंटली बेसिक से समझिए। रटेंगे आप इसको तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। वो ईच कहां पर इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों इस्तेमाल हो रहा है उसका रीजन समझिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहानी दोस्तों खत्म होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। एक छोटा सा टॉपिक आज ही हम साथ के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। ठीक है, मैं कोशिश थी कि रिफ्लेक्सिव को आज कंप्लीट कर लें, लेकिन रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये एक कंप्लीट क्लास लेगा। तो आज हम बचे हुए समय में इसको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का छोटा सा टॉपिक है, इसे निपटा लेते हैं। समझिएगा रेसिप्रोकल शब्द का मतलब क्या होता है। जो बच्चे जिन्होंने तकरीबन सभी ने, देखो आप में से 10वीं तक तो गणित पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक संख्या है x, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाता है 1/x। सपोज 4 है तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सर 1/4। उल्टा कर दीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रमी। हिंदी में शायद आप लोग यही जानते होंगे, व्युत्क्रमी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। क्या मतलब है? यही मतलब है कि दूसरी तरफ इशारा कर देना। ठीक है, दीज प्रोनाउंस डिस्क्राइब द म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सेंटेंस में सर एक आदमी भी काम कर सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हजारियों हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के बीच में जो आपसी एक रिलेशनशिप है, एक समझौता है, एक रिश्ता है, उसको दर्शाने के लिए आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या होती हैं ये? ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर एक दूसरे, ठीक है, तो रिश्ता दिखा रहा है ना कि एक दूसरे वाले के साथ में, वन अनदर कई सारों में हर एक से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझिए।
ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, जब आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और आपको उन दोनों के बीच का रिश्ता दिखाना है तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो दो लोगों के लिए भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी कहानी जो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव की चल रही है चाहे पर्सनल प्रोनाउंस की चल रही है, प्रोनाउंस की जो सारी कहानी है वो चाहे मतलब व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। भाई पर्सन्स हैं तो आपकी बाकी सारी प्रोनाउंस चलती हैं, ऑब्जेक्ट है निर्जीव है तो उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं। तो जो भी नियम हम पढ़ रहे हैं ये निर्जीव सजीव सबके लिए लग रहा है, ऑब्जेक्ट एज वेल एज पर्सन्स। ठीक है, तो अगर आपके पास दो लोग या दो चीजें हैं तो उनके बीच की आपसी रिलेशन को दिखाने के लिए आप ईच अदर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और अगर दो या दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, तीन हो गए, चार हो गए, तो आप फिर वन अनदर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वहां पर आपको वन अनदर का इस्तेमाल करना है। याद आ रहा है पिछली क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी, आइदर दो के लिए, नाइदर दो के लिए, ज्यादा है तो सर एनी या एनी वन, और दो से ज्यादा नहीं के लिए नन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर दो के बीच की रिलेशनशिप दिखानी है तो सर ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा की हो है, तीन है, 10 है, 50 है, 100 है, तो आप फिर वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझिए, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, दो बहनें हैं वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है, वी आर टू ब्रदर्स, वी लव ईच अदर। ठीक है, हम दो भाई हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, वी लव ईच अदर। इंडिया इज अवर कंट्री, वी ऑल आर इट्स सिटीजन्स, हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वी ऑल शुड लव ईच अदर, नहीं वन अनदर। भाई बहुत सारे हैं ना, दो से ज्यादा हो गए तो इसीलिए आपको वन अनदर कहना चाहिए। वी ऑल शुड लव वन अनदर। ठीक है, वी ऑल लव वन अनदर, हमको एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए। ठीक है, तो नियम क्या है, दो के बीच की आपसी, ये आपसी वाला है दोस्तों, कि भाई मैं दूसरे अपने भाई से प्रेम करता हूं, मेरा भाई भी मुझसे प्रेम करता है, तभी ईच अदर या वन अनदर की कहानी चलेगी। अगर मैं तो अपने भाई से प्रेम करता हूं, मेरा भाई प्रेम नहीं करता है, तो भैया फिर ईच अदर मत लगा देना, तब तो केवल सिंपल यही रहेगा, आई लव माई ब्रदर। अगर हाँ ये है कि जी मैं भी अपने भाई से प्यार करता हूं, मेरा भाई भी मेरे से प्यार करता है, तो वी आर टू ब्रदर्स एंड वी बोथ लव ईच अदर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ईच अदर एंड वन अनदर कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ईच अदर और वन अनदर को आप दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव को कर सकते थे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ईच अदर आर रेडी टू गो देयर, कि जी वहां पर जो लोग थे वो सारे के सारे जाने को तैयार हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, ऑल आर रेडी टू गो देयर। ठीक है, या दे आर रेडी टू गो देयर, दे लगा सकते हो, ऑल लगा सकते हो, ईच अदर नहीं लगा सकते, वन अनदर नहीं लगा सकते। वन अनदर वर रेडी टू गो दे कम हियर, गलत हो जाएगा, दे वर रेडी टू कम हियर, या यू वर रेडी टू कम हियर, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ईच अदर को आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, वन अनदर को आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, ये नियम भीष्म की प्रतिज्ञा की तरह याद रख लीजिए कि ईच अदर और वन अनदर को आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट में तो चल जाएगा, लास्ट में चल जाएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, ईच अदर एंड वन अनदर आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट फॉर ए वर्ब और प्रिपोजिशन। मैंने बताया ना कि आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे, या तो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा या प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसे सर, बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हो, एग्जाम्पल देखिए, बड़ा सरल है, देखो, यू एंड ही, तुम और वो। ठीक है, तुम और वो एक व्यक्ति जो यहां पर मौजूद नहीं है, यू एंड ही हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हो, यू एंड ही हेल्प ईच अदर। अब दोस्तों देखिए यहां पर काम कौन कर रहा है, सबसे पहले तो समझो कि काम क्या है, एक दूसरे की मदद करना, मदद करना, ऑब्जेक्ट वर्ब बन गई मदद करना।
कौन कर रहा है? दो लोग, तुम और वो, ये दोनों लोग। भाई दोनों काम करते हैं, दोनों ही मदद करते हैं, तुम भी मदद करते हो और वो भी मदद करता है। किसकी मदद करते हो? ऑब्जेक्ट तो वही होगा ना कि भाई जिसकी मदद की जा रही है। तो किसकी मदद की जा रही है? एक दूसरे की मदद की जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ईच अदर। समझे? इसलिए यहां पर ईच अदर जो है ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? वर्ब के लिए। भाई काम क्या हो रहा है? मदद करने का। कौन कर रहा है? तुम और वो, दो लोग। किसकी मदद कर रहे हो? एक दूसरे की मदद कर रहे हो। तो इसीलिए ईच अदर जो है ये बन गया ऑब्जेक्ट। किसके लिए? वर्ब के लिए सर। ठीक है, यू एंड ही हेल्प ईच अदर। यहां पर आपने ईच अदर को क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है वर्ब के लिए। आई, यू एंड ही, तीन लोग अगर हो गए, हेल्प वन अनदर, हम तीनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, वहां पर वन अनदर आ जाता। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से आप वन अनदर को या ईच अदर को ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहां पर थोड़ी चीजों का लेवल बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ये ईच अदर या वन अनदर प्रोनाउंस हैं। ठीक है, एक दूसरा, अब हमने वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा ये सीखा। अब समझिए प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। ऑल द बॉयज, सारे लड़के, इन द क्लास वर क्वेरलिंग विद वन अनदर, मास्टर जी आए और उन्होंने देखा कि क्लास में सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। एक इसके सर पे चढ़ा हुआ है, वो दूसरा उसके टांग खींच रहा है, वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ रहा है, कोई किसी की शर्ट पकड़े हुआ है, मतलब उपद्रव मचा हुआ है क्लास में। तो मास्टर जी ने क्या बोला? ऑल द बॉयज इन द क्लास वर क्वेरलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से सारे लगे हुए हैं झगड़ा करने में। ठीक है, अब सुनो, काम क्या हो रहा है? लड़ने का हो रहा है सर। कौन लड़ रहा है? सर बच्चे लड़ रहे हैं। सुनो ध्यान से, ऑल द बॉयज इन द क्लास वर क्वेरलिंग, लड़ रहे थे, ये तो हो गई सर आपकी वर्ब। विद, विद, विद यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है। जंप ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। जंप इन टू द वेल, कुएं के अंदर कूद लगाना। विद, विद यहां पर प्रीपोजिशन है, ये रिश्ता बता रहा है कि कौन किससे लड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, वन अनदर। तो ये क्या हो गई सर आपकी? ये हो गई सर प्रीपोजिशन। और इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गई? वन अनदर। ठीक है, इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है यहां पर वन अनदर। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन आ गई ना यहां पर विद, तो इसीलिए आपको इस चीज के बीच में ध्यान देना है कि कौन सी किस सेंटेंस में ईच अदर या वन अनदर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, कहां पर प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है। दोनों ही तरीके से ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मी एंड माई ब्रदर वर क्वेरलिंग विद ईच अदर, मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, के साथ, तो विद आ गया ना, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है अब की बार। और अगर आप पहला सेंटेंस देखें, यू एंड ही हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के साथ मदद करते हो, ये तो नहीं कहते, एक दूसरे की मदद करना, तो वर्ब की ऑब्जेक्ट बन गई। एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, साथ, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन गई एक दूसरे के लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? इस चीज को दोस्तों अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर रखेंगे और यहां पर आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाती है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये दो तीन बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों किसी भी चीज को छोटा मत समझिए। अक्सर क्या है कि छोटी चीज ही पूछ ली जाती है और उसकी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। और आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक मार्क्स की कितनी वैल्यू है। एक एक मार्क्स पे कई सौ बच्चे जो है मेरिट से नीचे या अंदर हो जाते हैं। तो कभी नहीं मैं ये चाहूंगा कि आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप
टॉप मेरिट होल्डर्स जो हैं वहां पहुंचे। और उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। किसी भी चीज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। गॉड नोज अगले एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्या चीज पूछ ली जाए, तो इसलिए हमें सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से कवर करनी है। आप इस तरीके से अगर बेसिक्स को समझ करके चलेंगे तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज कठिन नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियंस का पूरे वर्ल्ड में महारत माना गया है कि इन्होंने विदेशी लैंग्वेज होते हुए भी इंग्लिश के ऊपर बहुत जबरदस्त कमांड की हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो जो इंडियंस हैं वो कहीं बाहर देश से पढ़ कर आए हैं, इंडिया में रह करके ही पढ़ते हैं, इन्हीं किताबों से पढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। बट आपको इसमें मन लगाना होगा, थोड़ा इसको एकाग्रता से एकाग्रचित होकर के पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते चलते आपसे फिर एक बार वही निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये निशुल्क ज्ञान है, किसी जरूरतमंद तक ये पहुंचेगा तो इसमें आपको भी एक अच्छा फील आएगा। और मेरा जो ये प्रयास है निशुल्क इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले बच्चे तक पहुंचाने का ये सफल होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।